बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। नाज़रीन, बात करेंगे कि आखिरकार बैरिस्टर सुल्तान जो है वो 28वें सदर रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मंतखब हुए। अब तो एक जो मुबारकबाद का सिलसिला है वो जारी उसारी है, कश्मीर से भी और ओवरसीज़ जो समंदर पार कश्मीरी हैं वो भी उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके साथ साथ फेडरल कैबिनेट से भी बहुत से लोगों ने उनको मुबारकबाद दी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और बहुत से वफाकी वज़रा की जानब से जो है वो उनको मुबारकबाद दी गई और बहुत से की तरफ से खामोशी का इख्तियार किया गया। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो खामोशी है वो क्या तासर देती है। एक तो ये चीज़, दूसरी ये है कि काबीना कश्मीर कौंसल और पार्लिमानी सेक्रेटरी और मामले खुसूसी पर कहा जा रहा है कि बैरिस्टर सुल्तान के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हैं भी हैं, और टिकट्स भी जो तकसीम हुए हैं कश्मीर कौंसल के उस पर भी, और साथ साथ सदात तनवीर इलियास जो हैं उनको बड़े ख़दशात उन्होंने ज़ाहिर किए हैं और कहा जा रहा है कि वो अली मीन गंडापुर से उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। और जो पहले भी हमने बताया था कि उन्होंने लास्ट टाइम जो है वो कहा था कि हम फिर हमारा इस कैबिनेट में कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे लोग एडजस्ट नहीं होंगे, जिस पर यह कहा गया कि आप शो पूरा कर लें। एनी हाउ, वो ये मामला सियासत में चलते रहते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि बैरिस्टर सुल्तान के बारे में बहुत से लोग जानते हैं और जान भी चुके हैं, क्योंकि कल से हमने देखा कि सोशल मीडिया पे चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो लोग अगर जानना चाहते हैं तो उनके लिए हम थोड़ा सा रख देते हैं बैकग्राउंड। कल तो उन्होंने 34 वोट लिए हैं, 32 पीटीआई के वोट हैं, 2 जो है वो वोट उन्होंने ज़्यादा लिए हैं, एक जेकेपीपी का वोट है और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट है। अब आ जाते हैं जनाब, वो 28वें जो है वो सदर हैं। इस पर हमारी टीम में एक पूरी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट आपके सामने रखेगी। 28 अभी तक कौन कौन से सदर रहे हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। बैरिस्टर सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने अपनी तालीम जो है वो यूके से, यानी 1983 में जो है ना उन्होंने हासिल की। उसके बाद वो वापस कश्मीर आ गए और उन्होंने आकर अपना सियासी सफ़र का आगाज़ बाकायदा तौर पर किया। और पहली बार यानी उन्होंने जो है वो 1985 में जो इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो कामयाब हुए। उसके बाद अभी तक जो सूरत है उसमें बैरिस्टर सुल्तान जो है वो 96 के इंतखाबात के नतीजे में तश्कील पाने वाली जो हुकूमत थी उसमें वो वज़ीर-ए-आज़म ही बने। यानी कम उम्र कश्मीर में कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म भी बैरिस्टर सुल्तान को एजाज़ हासिल है। आप इससे भी अंदाज़ा करें कि 96 में वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उस वक्त उनकी एज क्या थी। यानी उस हिसाब से इससे पहले जितने वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं कश्मीर में, उसमें बैरिस्टर सुल्तान जो है वो कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म रहे। बाकी वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ पे ज़रा उनके ऊपर मुबैना एक इल्ज़ाम तो है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ पार्टीज़ वो तब्दील करते रहे हैं। लेकिन मेजर अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी, यानी पहले वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और फिर पीपल्स पार्टी, और यानी फिर कौमी जो पार्टियाँ हैं, यानी आप समझे फेडरल से उनके पीपल्स पार्टी, और फिर वो उसके बाद वो बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में आए। और तहरीक इंसाफ में गुज़श्ता तकरीबन 7-8 सालों से वो तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। 11 इलेक्शन जो हैं वो टोटल लड़े हैं बैरिस्टर सुल्तान में, 9 में वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं और 2 इलेक्शन उन्होंने हारे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है ये जो सीट है हल्का 3 की मीरपुर की, वो उनकी फैमिली की सीट समझी जाती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जनाब अगर उनके बेटे यासिर सुल्तान को टिकट ना मिला तो शायद किसी और को मिलेगा, या मतलब कोई और मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी या वो जीतेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ हल्के में ज़्यादातर जो गेट टुगेदर या जो चीज़ें देखी जाती हैं वो यासिर सुल्तान ही देखते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि टिकट भी शायद उन्हीं को मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलता तो बैरिस्टर सुल्तान की बग़ैर वहाँ पर सीट निकालना आसान नहीं होगा, ये मुश्किल तरीन होगा उनके लिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब कि अभी तक ये बात हो रही है कि काबीना का फ़ैसला क्यों नहीं हो रहा। और सदात तनवीर इलियास, क्योंकि बहुत करीबी समझे जाते हैं अली मीन गंडापुर के, सदात तनवीर इलियास से कुछ अहम लोगों ने मुलाकात की, जो शायद खुफिया मुलाकात भी कहा जा रहा है कि वो लोग शायद खुलकर सामने नहीं आना चाह रहे अभी तक, ना बैरिस्टर सुल्तान को भी नाराज़ नहीं करना चाह रहे। और उन्होंने जो है वो सदात तनवीर इलियास से पूछा है कि जनाब ये कश्मीर कौंसल के टिकट का मामला क्या है, ये कौन दे रहा है और ये क्या फ़ैसला है। यूनुस मीर के हवाले से ख़ुसूस तौर पर बात हुई। बैरिस्टर सुल्तान भी यूनुस मीर के हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, और ये अपना जो सरदार तनवीर भी, फिर जो शुजा राठौर हैं, सरदार रज़ाक हैं, असर कुरैशी और ताहिर जमील के भी टिकट हैं, यानी उन्होंने कागजात जमा करवाए थे। तो ये ओवरऑल सूरत है कि कश्मीर कौंसल में कहा जा रहा है कि ये तीनों ग्रुप से फ़ायदा कोई और उठा रहा है। अब यहाँ पे एक गेम समझी जा रही है, जो कहा जा रहा है कि कश्मीर की लीडरशिप को जितना ज़्यादा डिवाइड किया जाएगा
उतना फ़ायदा उठाया जाएगा। कौन फ़ायदा उठाएगा? सैफुर रहमान नियाज़ी, अली मीन गंडापुर, आमिर कियानी या वफाक में मौजूद कोई भी फ़ैसला फ़ायदा उठाता है। वो कैसे? अब ये बात जो है वो शायद कश्मीरी लीडरशिप को भी अब समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। यानी एक तरफ कुछ लोग वफाक में बैठे हुए वो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को भी कहते हैं कि आप भी 5-6 मेंबर को साथ मिलाएं और अपना एक दड़ा रखें। सरदार तनवीर इलियास को आपको पता है कि उन्होंने भी स्पीकर को साथ मिलाया है, और कहा यह जा रहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि चंद हफ्तों के बाद आपको स्पीकर भी अलग नज़र आएगा और सरदार तनवीर भी अलग नज़र आएगा। अब ये उनकी राय है, उस राय का हम एहतराम करते हैं, वो ठीक है या गलत है ये देखने आने वाले दिनों पता चलेंगे। बैरिस्टर सुल्तान आपको पता है कि वो अलग कैंप में मौजूद है, और ये भी कहा जा रहा है कि उस कैंप में तो निकालने की कोशिश की जा रही है कि वो पार्लिमानी सियासत में ही ना रहे। अब इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा किसको हो रहा है? सरदार तनवीर इलियास से जो ग्रुप मिला है उसने इंतहाई हैरान कुन गुफ्तगू की। उसने कहा जी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये समझ आ रही है कि ना बैरिस्टर सुल्तान को पता है, ना सरदार तनवीर इलियास को पता है। सरदार तनवीर इलियास भी एक हद से ज़्यादा बैरिस्टर सुल्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं करते। वो ये समझते हैं कि उन्होंने भी कश्मीर में रहना है, ये दोनों कश्मीरी हैं, और बैरिस्टर सुल्तान भी ये समझते हैं कि वो एक हद से ज़्यादा ना जाएँ वो किसी की भी। लेकिन जो कुछ लोग हैं अली मीन गंडापुर के साथ या दूसरे, वो एक बात सरदार तनवीर इलियास से करने के बाद बैरिस्टर सुल्तान के साथ भी की जाती है और दूसरे ग्रुप के साथ भी, फिर फैसले अपने करते हैं। और इससे ये तासर ये जाता है कि क्योंकि तीनों चारों ग्रुप आपस में उनकी कोई गुफ्तगू नहीं है, तो ऐसा तासर दिया जाए कि अगर एक शख्स जैसे यूनुस मीर है, यूनुस मीर को टिकट दिया गया सिंपल पैसे के बलपोते पे। कश्मीर का बच्चा जानता है कि यूनुस मीर जब पीपल्स पार्टी का टिकट लेने में कामयाब हुए, और सबको पता है कि करोड़ों रुपए की गेम है, वो शख्स उस शख्स के पीछे कौन है? क्या सरदार तनवीर इलियास है? क्या बैरिस्टर सुल्तान है? क्या चौधरी अनवारुल हक है? क्या अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी है? तो अब पता चला कि उसके पीछे तो कोई बंदा नहीं है। उसकी डील वफाक में हुई है, कोई प्रॉपर्टी की डील हुई है, कोई पैसे की लेन देन हुई है, और वो अली मीन गंडापुर और एक शख्स के मिलकर जनाब उन्होंने यूनुस मीर को मैदान में उतरा, और साथ जो शुजा राठौर हैं और सरदार रज़ाक हैं, और दो एक ऐसे लोग भी हैं जो तनवीर इलियास चाहते थे, उनको नहीं मिले। अब इस सारी खेल का अब एक अंदाज़ा जो कश्मीर की लीडरशिप है शायद वो उसको अंदाज़ा हो गया। बैरिस्टर सुल्तान को पहले अंदाज़ा हो चुका था और ये पहले बात कर चुके थे कि वो खामोशी इसीलिए इख्तियार रखे हुए थे, उनका ये कहना था कि ये पता चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। अब वही हो रहा है कि कश्मीर की लीडरशिप को डिवाइड करके आपस में दूर रख के फ़ायदा कोई और ले रहा है। अब अली मीन गंडापुर को कश्मीर की सियासत से कोई लेन देन नहीं, गिलगित बल्तिस्तान की सियासत से कोई लेन देन नहीं, उसका कोई नज़रिया नहीं है। वो DI खान से तल्लक रखते हैं, और उनके लोग DI खान से आके यहाँ पे जो है कश्मीर में उनको वेलकम किया जाता है, उनके साथ लेन देन और डीलें होती हैं। और उस शख्स को इससे कोई गरज नहीं है कि कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ को नुकसान हो या फ़ायदा हो, उससे क्या गरज है आप जानते ही हैं। और आने वाले इलेक्शन में यानी 2023 का हो या जो भी 2026 का हो, उसमें तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना फैसला करना है। आमिर कियानी पहले ही आपको पता उनसे वजारत सेहत उठा ली गई क्योंकि उनके बेटे उनको दामाद बैठ के डीलें किया करते थे। बेटे उनके जनाब कुछ भी नहीं करते और मिनिस्ट्री में बैठे रहते थे। दामाद उनके एक बैंक में बैठ के, निजी बैंक में बैठ के डीलें करते थे, तो वो भी आपके सामने है। फिर एक साहब को उन्होंने कहीं लगाया और बात करोड़ों की पहुंची कि उनके बेटे ने डील की थी, उस पर भी आपके साथ तफसीलात रखेंगे। तो ये सूरत हाल ये है कि एक शख्स को अगर आप करप्शन की वजह से कहते हैं कि यह वजारत से फ़ायदा फारग हो गया, उसके बाद आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं, फिर भी वो बंदा डीलें करता रहता है और आप कहते हैं कि ये चलने तो फिर कब तक चलेगा। और क्या अली मीन गंडापुर ने यानी शुजा राठौर के बारे में ये कहा जाता है कि वो क्लास फेलो हैं, तो क्या यही मेरिट है? एनी हो, ये वो चीज़ें हैं जिस पर बैरिस्टर सुल्तान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, सरदार तनवीर इलियास ने भी किया, चौधरी अनवारुल हक ने भी किया। अब क्योंकि इनको डिवाइड किया गया और इनको एक दूसरे की तरफ इशारा करके खामोशी से, यानी जब बैठते हैं तो वो कहते हैं जनाब उनकी शायद कोई अप्रोच है। और कभी कभी ये कहा जाता है कि अली मीन गंडापुर बैरिस्टर सुल्तान या सरदार तनवीर इलियास को कह देते हैं कि जनाब ये रिपोर्ट पहुंची थी खान साहब ने ये फैसला कर लिया, और खान को भी पता नहीं होता। तो इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है? यानी फेडरल में मौजूद 2-4 बंदे ऐसे फ़ायदा उठा रहे हैं जो इस वक्त करोड़ों से अरबों में पहुंच चुके हैं, और वो कभी प्रॉपर्टी के लेन देन में करते हैं। और गुज़श्ता 2 सालों में उनकी प्रॉपर्टी का ज़रा देखें, उनके हुजम कहाँ तक पहुँच गया है। कोई फार्म हाउस बना रहा है, कोई कहाँ बना रहा है, तो डेफिनेटली वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं से सैलरी तो है नहीं उनकी, तो वो प्रॉपर्टी के ही काम करेंगे तो डेफिनेटली वो होंगे। लेकिन एनी हाउ अब ये मामला काफ़ी गड़बड़ हो रहा है, नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि काबीना इसलिए डिले है कि चाहे 24 अगस्त को कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन भी हो जाए
और उससे पहले 23 अगस्त को हलफ भी हो जाए। उसके बाद जिन लोगों ने फ़ायदे उठाने हैं, क्योंकि उसमें अप्रोच तो हर एक बंदे की है, किसी की सऊदी अरब से अप्रोच है, किसी की अमेरिका से अप्रोच है, किसी की यूके से अप्रोच है, आप जो समझ गए हैं, और किसी की रावलपिंडी से अप्रोच है, तो किसी की जो है वो कश्मीर के मुजफ्फराबाद से अप्रोच है। तो ये सूरत हाल है, और फिर उसमें समझ आया कि ये जब तक इन लोगों को डिवाइड करके आराम से अलग अलग बिठा के उसके बाद फ़ायदा उठाया जाए। तो ये चीज़ें शायद कश्मीरी लीडरशिप अब समझ चुकी है। और एक और आइडिया डिस्कस हो रहा है जनाब कि अगर सारी कश्मीरी लीडरशिप ये पहले ही समझ आती और एक लोकल अपनी जमात होती, तो शायद आज वफाकी हुकूमत या वफाकी कोई पार्टी जो है वो इससे तजलील ना कर रही होती कि वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को, सदर को बुला के अपने पास तो उसको इशारे किए जाते, तो ये ना होता। अली मीन गंडापुर अपने ऑफिस में कम अज़ कम ना बुलाता, वो मुजफ्फराबाद में आता, और जैसे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में वो होता रहा है। वफाक में मुदाखलत होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि आप एक उंगली के इशारे पे जो है ना वो नचाते रहें, डिवाइड करें और रूल करें। अभी तक ले इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। और आने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।